हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में। क्या होता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को किस सिस्टम के अनुसार रखा जाता है, नंबर्स को किस सिस्टम के आधार पर रखा जाता है, कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या पार्ट्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या है उन सभी को, बेसिक और एडवांस, उन पूरे लेवल को हम लोग देखेंगे। थैंक यू। आज जो चैप्टर का नाम है सर, उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है नंबर्स को किसी एक पद्धतियों के आधार पर कैसे रखा जाता है, उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। किसी भी यौगिक राशि के परिणामों का बोध कराने के लिए जिस पद्धति का उपयोग होता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। इसी को बोला जाता है नंबर सिस्टम। और संख्याओं को उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर, यानी कि उस नंबर की क्या क्वालिटीज़ होती है और क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके आधार पर उसको कई प्रकार के पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या है उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट और टाइप्स क्या हैं, कैसे हैं, उनके बारे में बात करें। जो नंबर्स होते हैं हमारे, सबसे पहला नंबर्स आता है हमारा सम्मिश्र संख्या। क्या होती है सम्मिश्र संख्या? यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म में शो की जाती हैं। सर जो a होता है, a एक आपका रियल नंबर होता है और जो b होता है वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी मीन्स एक ऐसा नंबर जिसको हम इमेजिन कर सकें। I इज इम्प्लाइज दैट ओनली इमेजिनरी नंबर, बिकॉज I एक ऐसा नंबर है जिसको हम सिर्फ इमेजिन करेंगे कि ये ऐसा नंबर है, ऐसा कुछ। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के बारे में हम लोग क्लास बेसिक से ही सभी बच्चों को सिखाते आए हैं कि रियल नंबर वो नंबर होता है जो कभी भी किसी भी प्रकार के पार्ट में कहीं पर भी किसी चीज़ में पुटअप किया जा सकता है विदाउट इमेजिन किए हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर जिनको हम इमेजिन के दौरान नहीं सोचते, इमेजिन के दौरान नहीं सोचते, नहीं थिंक करते उस बारे में, वो हमारा रियल नंबर होता है। और जिसके बारे में थिंक अप करते हैं और उसको किसी न किसी नंबर्स के आधार पे पुटअप किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। एंड द नंबर्स व्हिच इज ओनली यूज फॉर द इमेजिनरी, दैट विल बी द इमेजिनरी नंबर्स। तो ये जो संख्याएं हमारी दो टाइप में डिवाइड की गई हैं। वो भी कौन सी संख्या है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या हमारी दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला जो पार्ट है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और जो हमारा दूसरा पार्ट है उस पार्ट का नाम है इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक और वास्तविक में अंतर इतना है, काल्पनिक संख्या का कोई पार्ट नहीं है और वास्तविक संख्या का बहुत सारे पार्ट होते हैं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं में सिर्फ एक अंतर, इसे थिंकअप किया जाएगा। ये नंबर विदाउट थिंकिंग नहीं पुटअप किया होगा, ये थिंकअप होगा। बट ये इस कंडीशन में इसकी थिंकअप करने की नीड नहीं पड़ती है। तो काल्पनिक नंबर्स का कोई भी पार्ट नहीं होता है, वास्तविक नंबर के बहुत सारे पार्ट होते हैं। मतलब देखा जाए तो उनके सब पार्ट्स वगैरह हैं। बाकी वास्तविक नंबर के जो पार्ट हैं वो ओनली दो ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं थोड़ा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला नंबर होता है पूर्णांक और दूसरा होता है दशमलव संख्याएं। हम थोड़ा बात करेंगे पूर्णांक पे। पूर्णांक आपको पता है कि पूर्णांक आपका निगेटिव भी होता है और सेकेंड पॉजिटिव भी होता है। ये कहीं ना कहीं हम बहुत पहले इन सभी स्थितियों को बहुत पहले से जान चुके हैं, बहुत पहले से पढ़ चुके हैं कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव की बातों को छोड़ने के बाद हम आगे नेक्स्ट पे पहुंचते हैं कि क्या रियल नंबर के और भी जो भी पूर्णांक हैं, मतलब रियल नंबर जैसे दो पार्ट में डिवाइड, डेसिमल और इंटीजर्स, तो इंटीजर्स कितने पार्ट में डिवाइड हैं, हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंटीजर्स क्या हैं? आपके नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इवन या ओड हो सकते हैं। यानी कि ये कह सकता हूँ कि निगेटिव के अंतर्गत भी आपके ओड या इवन होते हैं
और जो धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, उनके पार्ट में भी ओड या इवन मिलेंगे। हालांकि ये सब पार्ट के अंतर्गत आ जाते हैं, ये इसका सब पार्ट, दिस इज द सब पार्ट ऑफ द इंटीजर्स, दैट इज द इवन एंड ओड। तो निगेटिव और पॉजिटिव के अंतर्गत ये दो चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं कि क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? धनात्मक संख्याएं सदैव पूर्ण संख्या होती हैं, मतलब होल नंबर्स। अब निगेटिव संख्याओं के पार्ट कोई नहीं होता, पार्ट होती हैं पूर्ण संख्या की, जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर का क्या पार्ट है? होल नंबर को देखा जाए तो बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं जीरो के अंतर्गत, इसमें भी होता है, शामिल होता है जीरो। और सेकंड होता है नेचुरल नंबर एन। सभी को पता है कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिनका प्रयोग सदैव हम काउंटिंग के लिए करते हैं। नेचुरल नंबर का प्रयोग सदैव काउंटिंग के लिए किया जाता है, और जिसमें जीरो के साथ में कुछ नंबर अटैच किए जाते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं दशमलव संख्याओं की, और इससे पहले डिस्कस ये किया कर लिया जाए कि ये जो नंबर हैं हमारी प्राकृतिक संख्या, उससे पहले जो प्राकृतिक संख्या है वो प्राकृतिक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। इसका जो पहला पार्ट आता है वो होता है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। सेकंड पार्ट होता है कंपोजिट यानी कि यौगिक संख्याएं। ये एक इसके साथ में सदैव रहता है, इसको अलग से हमने डिनोट कर दिया है। अगला जो पार्ट आता है हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के पूर्णांक। जैसे हमने बताया पूर्णांक दो पार्ट में बेसिकली नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और ये जीरो के साथ में प्राकृतिक संख्याएं अभाज्य और यौगिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। दशमलव संख्या की बात करते हैं तो डेसिमल नंबर्स हमारे तीन होते हैं, एक शांत, दूसरा अशांत, तीसरा भिन्न। यानी कि इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड फ्रैक्शन। अशांत दशमलव की बात करें तो आवर्ती, अनावर्ती। क्या होता है आवर्ती? आवर्ती मतलब होता है रिपीटिंग वैल्यूज, और अनावर्ती मीन्स नॉन रिपीटिंग वैल्यूज। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? जैसे अगर हम किसी डेसिमल को, जैसे कहीं लिखा हो 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.333 एंड मोर टाइम्स। तो ये क्या है? ये रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी हर में कोई ऐसा नंबर आएगा जो विषम होगा, तो उस प्रकार के नंबर्स में हम क्या कर देंगे कि वो जो विषम है तो यानी कि वो रिपीटिंग नंबर्स के अंतर्गत ही आएगा। नॉन रिपीटिंग नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 10/4, तो 4 2 जा 8, 2 10, 4 5 जा 20। तो जो वैल्यू हमारी आई 2.5, ये जो 2.5 की वैल्यू आई है, ये एक ऐसा नंबर है जो डेसिमल के बाद के जो लेटर्स हैं, वो जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो क्या कर रही है, आगे रिपीट नहीं हो रही है। तो जो रिपीट नहीं होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर्स के अंतर्गत हम उनको रख सकते हैं। इस प्रकार से ढेर सारी वैल्यूज आती हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आवर्ती जो संख्या होती है यानी रिपीटिंग, वो होती है परमीय संख्या, और जो नॉन रिपीटिंग होती है उनको बोलते हैं अपरमीय, जिसको बोलते हैं अनावर्ती। जो अपरमीय हैं उनको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, और जो परमीय हैं यानी रेशनल नंबर वो रिपीटिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे क्या है उनके बारे में हम थोड़ा जानने के लिए आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसको देखेंगे थोड़ा सा। पहली जो हमने बताया बेसिक से हमने शुरुआत की, तो जो संख्या होती है उसे होती है समस्या संख्या। सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं, थोड़ा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वे सभी संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उस प्रकार के नंबर्स को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें a+ib के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, यानी कि a और b दोनों के दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, तथा जो i होता है वो -1 के फॉर्म में। वो कैसे होता है थोड़ा यहाँ हम लोग देखेंगे। i² = -1, देन i = √-1,
we know that I square is equal to -1. So I shows, I means imaginary part of the number, imaginary part of the complex number. ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि इसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। क्या है z, क्या होता है, इसको हम z से प्रदर्शित करते हैं। a मीन्स रियल नंबर, ib मतलब i इसके साथ अटैच है, सो दिस विल बी द इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? परमीय और अपरमीय संख्याओं को सम्मिलित रूप से जो संख्या नहीं बनती है उसे हम वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं। क्या होता है वास्तविक संख्याएं? वास्तविक संख्याओं में आपको बताया गया है कि जिसमें जीरो से लेकर के और नेचुरल नंबर दोनों अटैच किए जाते हैं। जीरो टू इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार के नंबर जो आते हैं उनको इनके अंतर्गत हम रखते हैं। अगला आता है पूर्णांक। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हों। मतलब जिस पूर्ण संख्या ऐसी होती है जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो और धनात्मक संख्याएं भी हों, उन्हें हम पूर्णांक कह सकते हैं। इसलिए इसे हम आई से डिनोट करते हैं, यानी कि आई फॉर होता है इंटीजर, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? निगेटिव इनफाइनाइट टू -2, -1, 0, 1, 2, 3 प्लस पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट। -infinite to -1, this value will be the negative integer and this value will be the positive integer. तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू आती है। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, निगेटिव एंड पॉजिटिव। सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं आगे, कुछ निगेटिव से होते हैं, कुछ धनात्मक भी हैं, तो उनके बारे में क्या है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला है आपका धनात्मक, यानी कि जो धन संख्याएं होती हैं उनको पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। तो जो धन संख्या है उन संख्याओं को अगर हम पूर्ण संख्या बोलते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये थोड़ा सा हम लोग जानने वाले हैं। धनात्मक यानी पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तब वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। थोड़ा सा समझने की बातें ये हैं, जैसे कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज कॉल्ड 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, दिस इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। जब भी इसको हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर की श्रेणी में हम रखते हैं, जब भी इसे होल नंबर की श्रेणी में रखा जाए, यानी कि रियल नंबर भी हम बोल सकते हैं, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से इनफाइनाइट। यानी हम अगर देखें यहाँ पे तो हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 1 to इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर और उसके आगे लिखा है 0, यानी कि 0 के साथ में जब नेचुरल नंबर आता है तो उसी संख्या को हम होल यानी कि पूर्ण संख्या भी कहते हैं। नोट क्या है, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से पूर्णतः विभाज्य होता है। 4 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल सदैव 24 से विभाज्य होगा। पूरे दुनिया की कोई एक 4 संख्या ले लीजिए जो एक सीरियल वाइज हो, जैसे 1 फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, इन सभी नंबर का जो मल्टीपल होगा दैट विल बी डिवाइड बाई 24। इसका हम मल्टीपल कर ले, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6 4 जा 24 बाई 24। इस प्रकार से हम दुनिया का कोई भी मल्टीप्लाइकेशन ले लें, जैसे मैं लिख लूँ 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 बाई 24, इसको मैं कर सकता हूँ 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 इंटू 9 14, 9 जा 126।
तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा नंबर हो, चाहे आप कोई भी नंबर सोच लीजिए, अगर वो सीरियल वाइज है तो उनका जो मल्टीप्लाइकेशन आएगा वो आएगा क्या, वो सिर्फ और सिर्फ आएगा, जो भी आता है उसका वो 24 से डिवाइड होगा, है ना। तो इसके आगे के नंबर्स पे हम लोग चलते हैं, क्या है उनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। कुछ फार्मूले हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आगे थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग सीरियल से दिया गया हो, क्यूब हो, और उनको अगर एडिशनल के फॉर्म में हमको डिनोट करना हो तो हम इस प्रकार के नंबरों का यूज करेंगे। दैट विल बी योर नंबर्स। थोड़ा सा हम इधर भी अभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देख लें। क्या है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या यानी जिन संख्याओं का इस्तेमाल वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो कुछ फार्मूले हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सपोज दैट कि 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं इन 5 नंबरों की बात करूं, ये प्राकृतिक संख्या, अगर इनका योग हमें फाइंड करना हो तो हमको n इंटू एन प्लस वन बाई टू के फार्मूले का यूज कर सकते हैं। कितने नंबर्स हैं? 5। तो लिखें 5 इंटू 5 प्लस वन इंटू 6 बाई टू, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। इट इज़ योर आंसर। अब इसको अगर मैं ऐड करूं तो 15 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आंसर रॉन्ग है। तो हम इसको ऐड भी कर लें। एडिशनल के अंतर्गत क्या क्या वैल्यू आ रही है? 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3, 3, 6, 4, 10 और 5, 15। इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है ये इस पर अप्लाई हो रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फार्मूला है ये इस पर अप्लाई हो रहा है, तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इन्हीं नंबर का मैं स्क्वायर कर दूं, और इस नंबर का जब स्क्वायर करने के बाद वैल्यू हमारी पुटअप हो तो वो भी आना चाहिए। क्या है? जैसे अगर मान लो लिखो ये 1 स्क्वायर फिर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका अगर हमें इस वैल्यू को हमें एडिशनल करना है, ऐड करना है, तो क्या आएगा? इसके लिए फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। 4 नंबर तक हमको स्क्वायर का एडिशनल करना है, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 4 1 5, 4 2 ज़ा 8 1 9 बाई में 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा हो गया 30। इट इज़ योर आंसर। इसका मैं अगर स्क्वायर करके ऐड करूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 4 1 5, 5 में 9 14 और 14 16 इज इक्वल टू हो गया 30। इसका मतलब ये है कि जब भी वर्गों के योग के लिए फार्मूला यूज करेंगे तो इस प्रकार के फार्मूले का प्रयोग हम जरूर करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम टू सॉल्व in very less time any types of questions related to square and the additional of the square of the numbers that is given in serial. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है थोड़ा इसके बारे में। अगेन जो वैल्यू आ रही है हमारी यह प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब्स, अगर क्यूब्स हमें पता हो तो हमको कैसे करने हैं। क्या क्यूब की वैल्यू को और किसी फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर्स ऐसे दिया है आपको, अब उस नंबर्स का क्यूब हमें फाइंड करना है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, हमें इनको एडिशनल करना है। तो अगर ये तो मान लो सिंपल क्वेश्चंस हैं, और अगर मैक्सिमम नंबर वाले क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाएँ तो हम उनका क्यूब कैसे करेंगे? अगर मान लो 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब की वैल्यूज़ को हमें फाइंड करने के लिए दे दिया
तो हम उस वैल्यू को आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका भी रीज़न है। क्योंकि अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये कहता है कि हमको लगभग 30 से 35 सेकंड या 40 सेकंड, मैक्सिमम आपको 40 सेकंड मिलता है कि आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब अगर मैं क्यूब करके किसी नंबर्स को ऐड करना चाहूँ तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन पे 5 मिनट तो चला ही जाएगा। तो ऐसा है कि उसके लिए जो फॉर्मूले हैं हमारे क्यूब के, उनका हम यूज कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला है कि अगर कोई नेचुरल नंबर्स हैं और उनका अगर क्यूब हमें फाइंड करना है तो हम ऐसे ही करेंगे। क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इसका कर देंगे स्क्वायर। इसका मीन्स क्या है, तो पहले इस वैल्यू को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। जैसे 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 1 हो गया 4 और बाई में 2 2 2 जा 4। अब इसका स्क्वायर 3 2 जा 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा वही 36। अब अगर मैं इनका यूज करूँ तो क्या लगता है, ये पूरी वैल्यू में हम थर्ड में 36 मिलेगा क्या? तो इसको अगर 36 हमें लाना है तो क्या करेंगे, 1 क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27, 8 1 9 और प्लस 27 इज इक्वल टू 36। इसका मीन्स ये है कि अगर हम फार्मूले का प्रयोग करें और अगर नॉर्मल प्रयोग करेंगे तो थोड़ा टाइम ले लेगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम फार्मूले का यूज करके क्यूब फाइंड करने का एक फार्मूला हम इस प्रकार से पुटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं, 11 स्क्वायर 11। अब कुछ पहले इंपॉर्टेंट में नोट पॉइंट में मैं जान लूँ कि ये हमें नोट पॉइंट में है। ये दिया है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग उनके योगफल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं 11 और 12 का स्क्वायर करूँ तो मैं अगर 11 और 12 को जोड़ दूँ तब भी 23, और अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूँ तब भी 23 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कहीं आया 9 का स्क्वायर, फिर है 10 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर है 81 एंड स्क्वायर ऑफ 10 विल बी 100। मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ 9 एंड 10 को, तो 9 एंड 10 की वैल्यू हमारी 19 आ जाएगी। और अगर इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूँ तब भी 19 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम दो नंबरों को जो सीरियल वाइज हों, अगर मैं उनका वर्ग करता हूँ तो उन प्रकार के नंबर्स में हमको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो दोनों सेम वैल्यू, उन नंबरों का एडिशनल और प्लस उनके वर्गों का अंतर दोनों सेम आएगा। क्लियर है? इस प्रकार की वैल्यू को हम इसे ऐसे ही समझेंगे। आगे जो नंबर्स आता है हमारा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्राइम नंबर कौन सी होती हैं, क्या होता है प्राइम नंबर, हम उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। प्राइम नंबर क्या है? एक संख्या जिसके केवल दो ही गुणक हों, उसके अलावा गुणक का मतलब होता है फैक्टर। जैसे अगर 2 लिखा है तो 2 के दो ही फैक्टर हैं, एक तो खुद है एक है। 3 लिखा है तो 3 के दो ही फैक्टर हैं, एक 3 खुद है और दूसरा 1 है। 4 के तो हैं भाई, 4 का 4 भी है, 2 भी है और 1 भी है। तो इस प्रकार से मतलब हमें 2 ही मिलना है, हमें ज़्यादा फैक्टर की नीड नहीं होती है। तो उसी प्रकार से हमें 3 हो गया। हम अगर 5 की बात करें तो 5 के दो ही फैक्टर हैं, एक हो गया 5 दूसरा 1। इसका मतलब हमने ये चीज़ हमें यहाँ देखा कि हमारे कोई भी नंबर्स हों उनके सिर्फ 2 से ज़्यादा फैक्टर्स ना हों तो उन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसको हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17। इसका मतलब ये है, ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो या तो खुद से कटेंगे या तो दुनिया में एक से कटेंगे, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इनको काट सके। आगे हम पूछते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997 होती है, वो भी अभाज्य में। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। क्योंकि 997 ये खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, ये भी 101 जो है या तो ये खुद से कटेगा और या तो एक से कटेगा, इसके अलावा और किसी से डिवाइड होने वाला। और वैसे दुनिया की सारी संख्याएं एक से डिविजिबल होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या जो खुद से कटे और किसी से ना कटे, ये भी कह सकता हूँ। तो जो प्राइम नंबर, जहाँ एक चीज़ ये भी समझना है, एक जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक तो भाई सबसे कटता है, ये खुद से, तो एक कामा एक कभी नहीं लिख सकते हम। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर, एक जो है प्राइम नंबर नहीं है, एकमात्र सम प्राइम नंबर संख्या है, इसको बोलते हैं सम प्राइम संख्या। सम प्राइम नंबर बोल सकते हैं, समअभाज्य संख्या बोल सकते हैं।
तीन एकमात्र सम प्राइम संख्या है, 3, 5, 7 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या का इकलौता जोड़ा है। यह है विषम, 3, 5 और 7 ये विषम भी हैं और प्राइम भी हैं, और पूरी दुनिया में इनका और कोई मेल नहीं है। इनके अलावा एक साथ में होने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है, इसके अलावा यही संख्याएं हैं। आगे हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स पे। थोड़ा सा 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9। 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 6। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 से 25 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। 1 से 25 तक कौन कौन सी हैं। इधर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे 1 से अगर बात करूं तो पहला होगा 2, 3, 5, 7, 9 के 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा 11 की, फिर मैं बात करूंगा 13 की, फिर मैं बात करूंगा 15 की है, 17 की नहीं है, फिर मैं बात करूंगा 19 की, फिर बात करूंगा 23 की। आप देख लीजिए कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9। यानी कि 1 से लेकर के 25 तक अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो यही संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है, यानी ये खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनको और डिवाइड कर सके। फिर मैं बात करूंगा 25 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्याएं 6 हैं। वो हैं कौन कौन सी, वो भी देखने वाले हैं हम लोग। 25 के बाद अगर कोई संख्या है जो खुद से कट रही है तो 26 13 से भी डिवाइड होने वाली है, 27 भी 9 से डिवाइड होगी, 3 से होगी। और अगर मैं बात करूं 29 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी, 31 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी। फिर मैं बात करने वाला हूँ 37 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी। 37 के बाद में मैं बात करता हूँ 41 जो खुद से कटेगी, 43 जो खुद से कटने वाली है। उसके बाद मेरी एक संख्या लास्ट आती है, वो होती है 47। तो हो गई हमारी 3 और 3 6 संख्याएं। ये 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 25 और 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से आप बहुत सारी अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हो गए, 9 ये हुए और 6 ये हो गए, तो टोटल मिला के हो गए 15। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 से 50 तक कुल 15 प्राइम नंबर हैं। तो एक बात समझिए, 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर हैं। इस प्रकार से आप जब फाइंड करेंगे ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से कट रहे हों और किसी संख्या से डिवाइड ना हो रहे हों एक के अलावा, तो वो हमारे प्राइम नंबर होंगे। तो थोड़ा हम जान लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है कि 51 से और 100 के बीच में, 100 से 200 के बीच में कौन कौन से हैं। तो 1 से लेकर के 200 तक की अगर बात करें तो 46 हैं, और यहाँ 51 से 100 तक हैं 10 प्राइम नंबर, 1 से 100 तक 25, 1 से 300 तक 62, 1 से 400 तक 78, 1 से 500 तक 95। ये हमारे प्राइम नंबरों की संख्या है। अब हम थोड़ा, ये तो प्राइम नंबर हो गए, अब हम अभाज्य संख्याओं का परीक्षण करने वाले हैं। क्या होती है अभाज्य संख्याओं का परीक्षण, थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। अभाज्य संख्या, दी गई संख्या के संभावित वर्गमूल से बड़ी कोई संख्या लीजिए और उनको ही क्या करना है, अगर उनको लेने के बाद में मान लीजिए कोई भी संख्या आ जाए, मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, उससे कोई छोटी संख्या कोई अभाज्य संख्या से सहायता से अगर दी गई कोई संख्या है उससे हम विभाज्यता का, जैसे 1 से करें तो वो विभाज्य हो जाए। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ, यदि इनमें से किसी से भी विभाज्य ना हो तो ये जो निश्चित रूप से एक अभाज्य संख्या होगी। मतलब ये समझिए आप, जैसे 349 से एक अभाज्य संख्या है या नहीं, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका वर्गमूल फाइंड करूंगा। वर्गमूल के नियरेस्ट में 19 आएगा, है ना। अब 19 से छोटी कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 17, इन संख्या से ये संख्याएं विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी होती हैं जो, ऐसी संख्याएं जो मैं कह सकता हूँ 2 से डिवाइड नहीं है, वो भी एक प्रकार से अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत रखी जाती हैं, है ना। तो अगली आती है, हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं को प्राइम नंबर। वो संख्या जिनका HCF 1 हो, जो साथ साथ में आती हो, उनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग।
ये है थोड़ा सा को प्राइम नंबर की बात है। जैसे 4 और 9 की अगर मैं बात करूं, तो 4 और 9 में मैं अगर देखता हूं तो मुझे दो चीज़ें मिलती हैं। 4 और 9 के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है एक के अलावा। इन दोनों में एक के अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है। मतलब इन दोनों का अगर मैं HCF निकालूं तो सब में एक आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको पता है फैक्टर्स को हम दो फॉर्म में ही फाइंड कर सकते हैं, एक होता है LCM की फॉर्म में, दूसरा HCF की फॉर्म में। तो यानी एक होता है LCM, दूसरा होता है HCF, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में दो तीन चीज़ें हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। आगे भी हैं, यौगिक संख्या क्या होती है, यानी जिनको हम कंपोजिट नंबर देखते हैं, वह संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हों उन्हें यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, मतलब वो दो से ज़्यादा संख्याओं से विभाज्य हों तो हमारे यौगिक नंबर आते हैं। सम संख्या वो संख्या जो दो से विभाज्य हो, जैसे उसका n पद 2n हो। कहने का मतलब है कि जो संख्या दो से विभाज्य होगी वो हमारी सम संख्या होगी। तो यानी सम संख्याओं का जो योग होता है उसके लिए फार्मूला n+1, n×n+1/2। इसमें यन मतलब सीधा सा मतलब ये समझना है कि जो जितने भी हमने वर्गों का वो पढ़ा था, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का बाई टू के फॉर्म में, इनका भी आधा कर लेंगे हम, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि भाई ये टू सम क्या होती हैं, दो के मल्टीपल में होती हैं, इसीलिए। तो यन सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग है 2n×n+1 इसके जो पावर में अगर हम 3 है, तब ये क्या होगा कि ये वर्गों के योग जो सम संख्याएं होंगी, जैसे 2, 4, 6, 8, इनका अगर वर्ग वर्ग करके अगर एडिशनल किया जाए तो इनके लिए जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो फार्मूला ये होगा 2n×n+1 इंटू में 2n+1/3। इसमें और भी कुछ कंडीशंस हैं। इसमें जो n है इसमें ये होगा अंतिम पद बाई 2, यानी कि लास्ट वाला पद में आधा कर लेंगे तो हमारा n की वैल्यू निकल आएगी, कितनी संख्या आ रही है ना। तो हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं नेक्स्ट के बारे में। विषम संख्याएं वह संख्याएं जो दो से विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो यानी कि अगर विषम संख्याओं का योग अगर देखा जाए तो वो n² होता है, सीधा सीधा n², और n बराबर होता है n अंतिम पद प्लस में 1 1/2। क्यों? क्योंकि भाई विषम होते हैं तो विषम में एक जोड़ेंगे तो भाई सम हो जाएगा, तो यानी सम का आधा करेंगे तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे, कितने नंबर्स आए हुए हैं। दशमलव संख्या वह संख्या है जो दो पूर्ण संख्याओं का पूर्णांक के बीच में आती हैं। जैसे अगर मान लो कोई संख्या आ गई, दशमलव संख्या मान लीजिए आ गई 2.5, तो ये दो पूर्ण संख्या के बीच में आती है, ये 2 और 3 के जस्ट बीच में है, तो यानी ये संख्या जो होती है इसी को हम बोलते हैं दशमलव संख्या, है ना। आगे अब दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक शांत दूसरा अशांत। वह संख्याएं जो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाती हैं, जैसे अगर कहीं पे लिखा हो 10/4, तो यानी देखिए दशमलव के बाद में कहीं आ गया 2.5, तो ये लॉस्ट हो गई, तो ये हमारा शांत हो गया। लेकिन अगर यहीं पे मैं कर दूं 10/3 तो ये हो जाएगा 3.333, ये मतलब एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। तो यानी इसका मतलब ये है कि वह संख्याएं दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होती, वो बार बार पुनरावृत्ति करती रहती हैं, उनको हम अशांत दशमलव का नाम देते हैं। आगे आवर्ती दशमलव भिन्न, यानी कि जो रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को हम आवर्ती दशमलव भिन्न का नाम देते हैं। दशमलव भिन्न, दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की जब पुनरावृत्ति होती है तो वो हमारी आवर्ती हो जाती है। ऐसी भिन्न को व्यक्त करने के लिए दोहराए जाने वाले अंक के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं। मतलब जैसे अगर कहीं पे आ गया 10/3, जैसे जो नंबर आ रहा है बार बार, जैसे आ गया 10/3, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 3.333, ये बार बार आ रहे हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3 पे बार। ये जो साइन है इसका मतलब होता है बार। अब बार मीन्स ये कह सकता हूँ ये नंबर बार बार आ रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, कुछ एक दो मतलब पेजेस और हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। अब जैसे थोड़ा सा इधर में आ जाऊँ तो कुछ नंबर्स हैं जिनको हम शुद्ध आवर्ती या अशुद्ध आवर्ती का नाम देते हैं। क्या है थोड़ा सा हम समझें। जैसे ये बार है ना, तो बार का साइन में जैसे जो संख्याएं बार बार आ रही हैं, जैसे 2857 ये बार बार आएगी, तो मैं उसको बार बार के लिए उसी के लिए मैंने लिख दिया कि वैल्यू बार बार आ रही है।
शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कहीं लिखा हो पी डैश, जैसे कहीं लिखा है 0.3 पे बार, इसका मतलब है 3/9, 3×3 = 9, तो ये हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार से वैल्यू को कुछ रूल हैं उनके अंतर्गत कैसे थे। 0. p पे अगर बार लगा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ p/9। 0.pq पे अगर बार है तो उसको लिख सकता हूँ pq/99, pqr/99 अगर इस प्रकार से बार का साइन आया है तो। अब कुछ नंबर ऐसे होंगे जिन पे पूरे पे बार नहीं होगा, जैसे p एंड q पे बार है, मान लीजिए कहीं लिखा है 2.3 या कुछ भी 0.23 पे बार है, तो मैं इस नंबर को कैसे लिखूंगा, इस नंबर को लिखूंगा 23 - 2/90। इसका मतलब ये है कि अगर पी क्यू में अगर सिर्फ और सिर्फ क्यू के ऊपर बार है तो इसको लिख सकता हूँ पी क्यू माइनस पी, जिस संख्या पे बार नहीं होता उसको उससे सपरेट करते हैं और बाई के रूप में 9, जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे नहीं है उतने 0। ये होता है रोल पी क्यू आर और एंड बार इस पे सिर्फ लगा है आर पे, तो पी क्यू आर माइनस पी क्यू बाई 900। पी क्यू आर की वैल्यू अपसाइड में है तो पी क्यू आर माइनस पी बाई 919। इस प्रकार से हमारी सारी वैल्यू हम इसे पुटअप करते रहते हैं। ये ढेर सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे हम लोग कर सकते हैं चर्चाएं। आगे हमारी जो संख्या आ रही है वो आ रही है परमीय संख्या। क्या होती है परमीय संख्या? वह संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है वो परमीय, और जिनको नहीं लिखा जाता है वो अपरमीय। जैसे कहीं लिखा हो 3/4, 3/4 ये हमारी एक परमीय संख्या है। इस प्रकार से अगर जिसको कहीं पे लिखा हो √3/4 ये होती है अपरमीय। तो यानी कि जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें लेकिन दोनों ये वही पूर्णांक भी होने चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं अनावर्ती पे, जो बार बार बहुत अनलिमिटेड आते हैं। वह संख्या दशमलव के बाद कभी ख़त्म नहीं होती हैं, अपनी संख्याओं को निश्चित पुनरावृत्त नहीं करती हैं, मतलब बार बार नहीं आती लेकिन नंबर बदलता जाता रहता है, तो वो होती है अनावर्ती। अपरमीय इन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, इनको हम अनावर्ती की संख्या, जैसे रूट के फॉर्म में कोई चीज़ है तो वो चीज़ें दी रहेंगी, है ना। भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसको हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। जिसको हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, एक भिन्न हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है भिन्न? भिन्न मीन्स ये होता है कि जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है उसे, जैसे मतलब कहीं लिखा है 100/4, इसका मतलब होता है 100 का 4 भाग, यानी कि 100 का 4 भाग। अगर जैसे कहीं लिखा है 1/4, इसका मतलब ये है कि जब किसी संख्या में 3 और 4 के रूप में शेष बचेगा ना, वही जैसे कि मान लो हमने बताया ना कि n बाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के बारे में जैसे लिखा जाता है उसे हम भिन्न के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। आगे क्या है भिन्न के पार्ट में हम थोड़ा सा जानेंगे। भिन्न भिन्न कई प्रकार की होती हैं वैसे देखा जाए तो। साधारण भिन्न, जिसमें अंश और हर, जिसमें अंश हर से पूर्णतया विभाजित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अंश छोटा होता है, हर बड़ी होती है, तभी विभाजित नहीं होगा। जैसे लिखा है 5/6, तो 5 क्या है, स्मॉल है, और ये 6 क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब अंश क्या है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। एक ऐसी भिन्न उस जिसको हम साधारण भिन्न उसी को कहेंगे जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसे हम साधारण भिन्न का नाम देते हैं। फिर है उचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें बोला जाता है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। हर इसका इसमें क्या होता है, इसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसका मतलब ये है, देखो उचित भिन्न अंश का मान हर की अपेक्षा कम होता है। सॉरी, इसमें एक चीज़ है, हाँ, अंश का मान हर की अपेक्षा कम होता है। एक चीज़ है इसमें, जो अंश का मान न्यूमरेटर है वो कम होगा लेकिन डिनोमिनेटर का थोड़ा बड़ा होगा, तभी ये थोड़ा सा, मतलब ये कह सकता हूँ उचित और साधारण भिन्न दोनों एक प्रकार से कैटेगरीज में आती हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ। या मैं इसमें कह सकता हूँ अंश हर से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर भी एक होता है, ये भी मैं कह सकता हूँ। अनुचित भिन्न, अंश का मान हर की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा। यानी इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, एक होता है मिश्रित भिन्न जिसमें एक पूर्णांक भी आए और एक भिन्न भी आए, यानी कि परिमेय संख्या भी आए,
वही मैं कर सकता हूँ। जैसे इसी अनुचित भिन्न को मैं इसमें बदल सकता हूँ। कहीं लिखा हो 4/3, इसका मतलब है 1 सही 1/3, मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ। इस प्रकार की जितनी भी वैल्यू है उन सबको मैं, अब दूसरी जो बात आती है फ्रैक्शन की, क्योंकि दशमलव जो है, दशमलव की भिन्न जो है, जो दशमलव होता है वैसे भिन्नों को भी हम दशमलव में बदल सकते हैं। तो दशमलव भिन्न क्यों नाम पड़ा उसका, क्योंकि भिन्न से ही जिसका उदय हो वो हमारा दशमलव भिन्न के अंतर्गत है। जिसमें हर के रूप में 10 अथवा 10 की कोई घात होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। इसका मतलब अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो बाई के फॉर्म में एक जीरो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट अगर दिए हुए हैं तो हम बाई के फॉर्म में 2 जीरो जरूर पुटअप करते हैं। ये रूल है। साधारण आवृत्ति दशमलव भिन्न क्या होते हैं, जिसमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाले सभी अंकों की आवृत्ति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, साधारण आवृत्ति। अब मिश्रित आवृत्ति क्या है, जिसमें आए कुछ नंबर्स पे हो कुछ पे ना हो। जैसे यहाँ लिखा है 10/3 2.8, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये ऑलरेडी रॉन्ग ही है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, कहीं लिखा हो 10/3 तो ये हो जाएगा 3.333, ये सेम आता रहेगा। लेकिन अगर कहीं पे 17/6 लिखा है तो 6 2 12.8 फिर 33, यानी कुछ नंबर के बाद रिपीटिंग ना हो, बाद में रिपीटिंग हो, ऐसा कुछ हो तो वो हमारा मिश्रित भिन्न के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कुछ बाइनरी नंबर्स को, क्या होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं का कोई पार्ट नहीं होता जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं। इसका मतलब क्या है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित न करने का मतलब, संख्या रेखा पे किसी नंबर्स को प्रदर्शित न करने का मतलब एक ही होता है कि जब कोई नंबर्स, कोई भी चीज़, कोई नंबर दिया है, उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना करना, इसका मतलब एक ही चीज़ हो सकता है कि वास्तविक संख्याओं से हटके कोई संख्या हो, तो उसे ही काल्पनिक संख्या बोलेंगे हम। एक होता है परफेक्ट नंबर। क्या होता है परफेक्ट नंबर, वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उसे ही हम बोलते हैं परफेक्ट संख्या। जैसे लिखा है 6 तो 2 इंटू 1 2 3, यहाँ 1 + 2 + 3 ये भी 6 होगा। 28 है, 1 2 4 7 14, अगर देखें तो इनका मैं एडिशनल करूंगा तब भी 28 आएगा। इसका मतलब ये है परफेक्ट संख्या वो संख्या होती है, परफेक्ट संख्या वो संख्या होती है जिनके गुणनखंडों का जो मान है अगर उनका योग किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या के बराबर आए, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान हम कैसे करते हैं, थोड़ा उसकी बात करेंगे। ये होती है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। जीरो, जैसे कोई इकाई के अंक जो एक पूर्ण वर्ग संख्या के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर 1 का स्क्वायर है तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर है तो 4 आएगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट में, यानी कि यूनिट डिजिट पर 1 4 5 या 25 6 और 9, यानी किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग के अंतिम 2 अंक होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। अतः 1 से 25 के वर्ग अवश्य याद होने चाहिए। जब तक याद नहीं है तब तक हम आगे कोई चीज़ वैल्यू, और ध्यान रहे जिस संख्या के यूनिट डिजिट पे ये नंबर आ जाएं 2 3 7 8, तो ये समझ लेना कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि वो संख्या स्क्वायर रूट नहीं हो सकती। ये चीज़ें हम डिनोट कर सकते हैं। आगे की कुछ बातें हैं, बाइनरी व डेसिमल में बदलना। कैसे बदलते हैं बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में, इसको हम थोड़ा सा आगे लेकिन सीखेंगे। डेसिमल संख्या को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, जैसे हम भाग देते हैं किसी चीज़ को, जैसे यहाँ लिखा है 2 × 44, 89 को हमें करना है ना, तो देखो पहले 88, तो 88 हुआ, इसमें 1 बचा तो 1 हो गया। अब 42 दूना 44, 44 में से 44 घट गया तो 0 आ गया। अब देखो पहले 11 को लिखेंगे 2 × 22 को लिखेंगे 2 × 11, 11 को लिखेंगे 2 × 5 तो इसमें एक शेषफल आ जाएगा, 2 × 2 यानी 4 आएगा तो इसमें फिर एक शेषफल है। यानी कि इसको हम उल्टा उल्टा लिखते हैं, 0 1 1 0 0 1, ये संख्या हमारी क्या हो जाती है, बाइनरी संख्या में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं हैं इनको हम बदलेंगे कि बाइनरी संख्या में कैसे बदलेगी
और साधारण संख्याओं में कैसे बदली। अब अगर हम बाइनरी संख्या को बाइनरी को डेसिमल में बदलना हो तो क्या लिखेंगे, जिस संख्या जैसी लिखी है वैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान रहे, क्योंकि अगर 7 नंबर्स हैं तो हम सिर्फ एक घटा के, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 तो हम 2 की पावर 6 में उसके साथ में मल्टीप्लाई करते चले जाएं, हमारी संख्या साथ में एडिशनल कर देंगे, वो संख्या हमारी जो पहले थी वही संख्या हमारी निकल के आ जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं बाइनरी को अभी थोड़ा सा और बेसिक में भी मैं समझा दे रहा हूँ। क्या है, भाजकों की संख्या या गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, इसको भी हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे। इन सभी भाजकों की संख्या गुणनखंड की संख्या को निकालने की मतलब इनका हम फैक्टर वगैरह कर लेते हैं। तो इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी आपको बताया गया कि जब कोई बेस में इकाई के अंक 0 1 5 6 हो जाए, इस प्रकार से आ जाए, तो उनका कोई इकाई अंक वही रहेगा पहली चीज़ तो, अगर 1 5 ऐसा कुछ आता है तो। और अगर नहीं आते हैं तो हम इकाई के अंकों की जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दें, और जो संख्या है उसके इकाई के अंक के पावर में उसको रख करके जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। पावर वाली संख्या को भाग दे करके, जैसे अब क्या है, पावर वाली संख्याओं में भाग देना हम कैसे करते हैं, पावर वाली संख्याओं को भाग कैसे देते हैं, यानी a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर कोई चीज़ दिया हो तो n विषम होने पर a प्लस b इसका भाजक होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये विषम है n, इसका मतलब ये इवन ना हो करके क्या हो जाए, ओड। तो जब ओड आते हैं तो a प्लस बी जो होगा इसका भाजक होगा। यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n दिया हो तो इस प्रकार की कंडीशन में अगर वो सम आ जाए तो जहाँ a प्लस बी है वो a माइनस बी का एक भाजक निकल के आता है। तो यानी कि आज हम लोगों ने ये सीखा कि नंबर सिस्टम के बारे में क्या है, कैसे है, हम कैसे जानते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम को बेसिक से समझने के लिए आप इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के और अंत तक ज़रूर बार बार रिवीजन कीजिए। जो नहीं आते हैं आप कमेंट कीजिए क्वेश्चंस में, अगर कोई त्रुटियां भी होती हैं तो मैं उसमें सुधार करूंगा। जो भी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ में आप चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।